हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का आज क्लास नंबर 8 में। आज क्लास नंबर 8 में और ये जो क्लास नंबर 8 है ना, ये आपकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम सेट नंबर 8 कवर करेंगे जो 4 मई 2023 सेकंड शिफ्ट के जो MTS 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्लास आपकी MTS 2024 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। MTS 2024 के लिए तो ये इम्पोर्टेंट ही है, साथ ही समस्त SSC एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे आपका SSC CGL CHSL GD MTS दिल्ली पुलिस। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति भारत में लिंग अनुपात को भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, भारत में लिंग अनुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो उसको 1000 पुरुष पर मतलब जब प्रति 1000 पुरुष पर लड़कियों को, तो इसे लिंग अनुपात बोलते हैं। ठीक है ना, याद रखियो। अगला क्वेश्चन है दूसरा, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ठीक है, तो ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन का जो पदक था वो किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो भारत का पहला बैडमिंटन जो पदक था वो साइना नेहवाल ने जीता था। ठीक है, याद रखो। अच्छा, अगर आपसे इसमें पूछे ना कि सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो किसका है, लिंग अनुपात किसका है, तो वह है आपका केरल का। ठीक है, केरल का। और केरल का कितना है? 1085, यानी 1000 रेशियो 1085, मतलब प्रति 1000 पुरुषों पे 1000 लड़कियां। ठीक है, और अगर सबसे कम पूछे बेटा तो वह आपका हरियाणा, सबसे कम हरियाणा। ठीक है ना, हरियाणा, हरियाणा। और हरियाणा का कितना है आपका? हरियाणा का है आपका 843। और पूरे भारत का कितना है? 943। पूरे इंडिया कितना है? 943। ठीक है, 943 प्रति 1000। ओके, केरल का कितना है? 1083 प्रति 1000 और 843 प्रति 1000, ये हरियाणा का है। ठीक है, याद रखियो। चलो नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी कहा जाता है बेटा? गिरिजा देवी को। अगर हम ओलंपिक गेमों की बात करें तो ओलंपिक गेम जो है ना 776 BC में शुरू हुए थे। आज मैंने चीज़ आपको लिखवाई है, ओलंपिक मैंने टॉपिक आपको कवर कराया बेटा। ठीक है, और वर्तमान में जो है जो आधुनिक ओलंपिक गेम है ये 1896 में शुरुआत हुई थी इनकी। कहाँ से? एथेंस से। एथेंस से किसने स्टार्टिंग की थी? पियर दी कुर्बेतिन, जो कि फ्रांसीसी था, और उसने 3 शब्द दिए थे, ओल्टियस, सिट्रस और फोर्टियस। ठीक है, तो तीनों वाक्य आपके किसके हैं? ओलंपिक के हैं। और 2032 का जो ओलंपिक है, 2032 का जो ओलंपिक है ये भारत में होगा, यानी भारत की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है कि भाई आप 2032 का जो ओलंपिक गेम है वो भारत में करवा दीजिए। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी, किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? गिरिजा देवी को। किसे ठुमरी की रानी के नाम से जानते हैं? गिरिजा देवी को। किसे जानते हैं बेटा? गिरिजा देवी को। ठीक है, याद रखियो। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी। कौन है? गिरिजा देवी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, चलिए ये स्टैटिक जैसा क्वेश्चन है। ठुमरी की रानी कौन है? गिरिजा देवी। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्या है? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B खाली स्थान का प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। भारतीय संविधान का 43B प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B
प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रखना। चावल की खेती के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखना। पद्मा सुब्रमण्यम पद्मा सुब्रमण्यम पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, याद रखना। क्या दिया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2003 में। ये भी आपका देखो स्टैटिक का है, और ये देखो मैंने आपको करंट अफेयर में आज ही करवाया है बेटा। ठीक है, ये मैंने आपको करंट अफेयर में जो है ना पद्म कहाँ गया, पद्म भूषण जो पुरस्कार है वे सारे के सारे आज आपको करंट अफेयर में करवाया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। चलो अगला है 7वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिंक ने। तो विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा की धारा 17 के द्वारा जो ऐसे बैन कर दिया था। तो निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैरकानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने। किसने किया था? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करें विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक की सहायता से राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा को ख़त्म किया था, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी बेटा? ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, याद रखना। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपना आप में। ठीक है। और 1830 में ये जो सती प्रथा थी इसको मद्रास से और बम्बई से ख़त्म कर दिया गया था। मद्रास से और बम्बई से। ठीक है, और 1829 में इसको जो है बंगाल से ख़त्म किया गया था, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। कौन सा देश वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेज़बान है? सैन्य अभ्यास का मेज़बान है रूस। कौन है? रसिया। कौन है बेटा? रसिया। ठीक है, याद रखना। कौन सा देश वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास का मेज़बान है? रूस। मालगुडी डेज आर के नारायण की लघु मालगुडी डेज आर के नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है। ठीक है, सिंपल है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये भी। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के शासन पर बैठा था? जहांगीर। कौन बैठा था बेटा? जहांगीर। कौन बैठा था? जहांगीर। तो कौन भारत में मुगल वंश के शासन पर बैठा था? जहांगीर बैठा था। ठीक है। सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। ठीक है, सिमोन बाइल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से। राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। ठीक है, याद रखना। क्या करना होगा? चलिए नेक्स्ट है। तेरहवां क्वेश्चन देखो बेटा। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रयास करता है। कितना करता है? 21 वर्ष। तो बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर कितना करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितना करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष। ठीक है, याद रखना।
कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी, कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी यानी रावण पहाड़ी, फाड़ी लिख रहा है, पहाड़ी है, दिमाग खराब। कर्नाटक में स्थित रावण पहाड़ी, ये रावण है और ये पहाड़ी है, रावण पहाड़ी। कर्नाटक में स्थित रावण पहाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपनी विशिष्ट मूर्तिकला शैली के लिए जानी जाती है कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र। किसका नहीं है? शुक्र का, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? शुक्र का, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। बहन कहते हैं किसकी? पृथ्वी की। बहन कहते हैं किसकी? हमारी अर्थ की। EARTH, अर्थ। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलसेंस। क्या कहते हैं उसको? एडोलसेंस कहते हैं, ठीक है, याद रखना। द पीरियड, अरे युवावस्था, एडोलसेंस का मतलब होता है युवावस्था, जब इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है और हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन होते हैं वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडोलसेंस, ठीक है, याद रखना। द 36th मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी एंड ऑफिशियल लैंग्वेज वाज चेयर्ड बाई अमित शाह, ठीक है। तो हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है यानी संसदीय जो हमारी समिति है ऑफिशियल भाषाओं की, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 7 देश। कितने? 7 देश, ठीक है, याद रखना। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधक। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते क्या कहलाता है? विद्युत रोधक। क्या कहलाता है? विद्युत रोधक, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, विद्युत रोधक, ठीक है। नेक्स्ट, कार्बिलान कप। कार्बिलान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। तो कार्बिलान जो कप है किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से, ठीक है, याद रखना। तो कार्बिलान कप जो है वो टेबल टेनिस से संबंधित है, ठीक है। हरे एवं कोमल तने वाले क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं। हरे और कोमल तने वाले क्या कहलाते हैं? शाक कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग यानी हर्ब्स कहलाते हैं, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां बेटा, सिरका यानी विंगर का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, क्या नाम है? एसिटिक अम्ल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो सिरका यानी विंगर का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल है। सिरका विंगर का रासायनिक नाम क्या? एसिटिक अम्ल है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? वह है एशियाई शेर। कौन सा है? एशियाई शेर होगा। कौन सा है? एशियाई शेर। निम्न में से कौन सा जानवर भारत में गिर के जंगलों में पाया जाता है? एशियाई शेर। कौन सा है? एशियाई शेर, ठीक है, याद रखना। गिरवन कहाँ पर है? गुजरात में। गिरवन कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, याद रखना। गुजरात में बेटा गिरवन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? राजस्थान के किस नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? कालबेलिया को, इंपॉर्टेंट। तो कालबेलिया का संबंध किससे है? राजस्थान से। इसे सपेरा नृत्य भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब देखो बेटा, अभी हम अगली क्लास आपकी जो है सेट नंबर 9 क्या होगी और क्लास नंबर 9 है, ठीक है बेटा। इससे पहले हमारी 7 क्लास आ चुकी है, 7 क्लास आ चुकी है,
ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है इसकी, आप प्ले लिस्ट पे जाइएगा और सारी 1 से लेकर के 7वीं क्लास तक देखिए। इससे पहले फेज 11 के हमने टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन दिख रखे हैं। और यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, डेली क्लास देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करिएगा। एक एक दिन में आपके जो है अलग अलग सेट में आपको करा रहा हूँ ये ओरिजिनल क्वेश्चन आपके एसएससी के हिसाब से। और जी के जीएस में जो है एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, दिल्ली पुलिस से कोई मतलब जो बराबर नहीं है, सब सेम है गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी बेटा? बेटा आप सभी का क्लास नंबर 9 में हमारा स्वागत है और सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी स्वागत है। ठीक है बेटा, ये क्लास आपकी 9 है जिसमें हमने एसएससी एमटीएस के 4 मई जो 2023 को जो क्वेश्चन पेपर आपका हुआ था एमटीएस का ऑफिशियल, ठीक है, उसके क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस पूछती है, ओरिजिनल पीवाईक्यू। ठीक है, और ये 3rd शिफ्ट का है। देखो इसमें सब चीज़ लिखी हुई है। सेट नंबर यानी शिफ्ट सेट नंबर 9 है यानी शिफ्ट नंबर 9 है। ठीक है, पेपर की एक दिन में 4 शिफ्ट हुए। तो 4 मई 2023 को 3rd शिफ्ट में ये आपका आया था, यानी 2:30 बजे से 3:30 बजे वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे। और जी के जीएस में जो है एसएससी में सब बराबर है। ठीक है, ये जो मैं एमटीएस को आपको क्वेश्चन करा रहा है यही जीडी मत है, यही एमटीएस में, यही सीएचएसएल में, यही सीजीएल मत है और यही दिल्ली पुलिस मत है बेटा। यानी एसएससी का जी के जीएस का जो पोर्शन है ना सेम है अप टू ऑल कंपटीशन। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। ठीक है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है अप टू ऑल कंपटीशन। चले बेटा, पहला क्वेश्चन है, जो छात्र नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। शिंजो आबे जिनका हाल ही में निधन हो गया के प्रधानमंत्री पद पर रह चुके जापान के। ठीक है, जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो जो राजधानी जापान की होन्शु द्वीप पर है, याद रखना। ठीक है, और जापान का जो पुराना नाम है बेटो निप्पो था। क्या नाम था? निप्पो। निप्पो। ठीक है, क्या नाम था? निप्पो था, याद रखना। जापान का पुराना नाम क्या था? निप्पो था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और जापान जो है एशिया महाद्वीप में पड़ता है और सबसे ज़्यादा जलयान बनाने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में कृषि जनगणना, भारत में कृषि जनगणना जो है 5 वर्ष के अंतराल पर होती है। भारत में कृषि जनगणना 5 साल के अंतराल पर आयोजित होती है। ठीक है, और आप याद रखना भारत की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि के कार्यों में लगी हुई है, 50% प्लस यानी 52% के आसपास है। ठीक है, याद रखना। और भारत की जो रीढ़ की हड्डी है वो भी कृषि व्यवस्था ही है। ओके, तीसरा है, निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया? द डार्क रूम। कौन सा लिखा गया है? द डार्क रूम। द डार्क रूम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक आर के नारायण द्वारा लिखा गया है? द डार्क रूम। कौन सा लिखा गया है? द डार्क रूम। ठीक है, याद रखना, द डार्क रूम। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया दुबरी खंड है, यानी नेशनल वाटरवेज 2 जो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है ये नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया दुबरी है। यानी सदिया से अगर आपको दुबरी जाना है, अगर आपको सदिया से दुबरी जाना है, ठीक है, मेरे हिसाब से सदिया तो है पश्चिम बंगाल में और दुबरी आपका उसमें असम में। तो अगर आपको सदिया से दुबरी जाना है तो ब्रह्मपुत्र नदी में ये रास्ता आपका पड़ता है। तो NW2 यानी नेशनल वाटरवेज 2। ठीक है, ये क्या है? ये सदिया से दुबरी तक जाने वाला रास्ता है। ठीक है, याद रखना। आगे चलें। चले आगे, चलो। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट, बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर है। कितनी है? 13.4 मीटर से 6.1 मीटर है। ठीक है, याद रखना। तो बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 13.4 मीटर इंटू 6.1 मीटर है। ठीक है, याद रखना। छठा, भारतीय संविधान का भाग 4, भारतीय संविधान का
भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। क्या करता है? राज्य के नीति जो निर्देशक तत्व है उनका प्रावधान करता है। ठीक है, याद रखना। राज्य के नीति निर्देशक का जो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनका प्रावधान करता है, याद रखना। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान करता है। और ये कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से। आयरलैंड से, आयरलैंड से। ठीक है, याद रखना। आयरलैंड से ये लिए गए आपके। ठीक है, अरे कहाँ चला गया यार? आयरलैंड से लिए गए बेटा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? ठीक है, मान्य स्ट्रोक नहीं है। सातवां क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? लेग स्ट्रोक। कौन सा नहीं है? लेग स्ट्रोक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। एक बार बेटा सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्या कर दिया करो? अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आपको ऐसे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी चीज़ें। ठीक है, आपकी कंपटीशन एग्जाम आती है। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा समुदाय नवरोज या नौरोज का त्यौहार नव वर्ष के रूप में मनाता है? पारसी। ये जो नवरोज है ना, ये पारसी त्यौहार है। और आपको बता दूं मैं, ये विश्व यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल होगा। अब भारत में इसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। आपको पता ही है, बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। तो जो ईरानी लोग है वे नौरोज को जो है अपने नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। पृथ्वीराज तृतीय ने सन 1191 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, याद रखना। किसे हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। ठीक है, याद रखना। पृथ्वीराज तृतीय मतलब पृथ्वीराज चौहान ने। और ये मोहम्मद गोरी जो था ना, उस समय ये दिल्ली का शासक था। ठीक है, याद रखियो। और चौहान वंश का था। और 1192 में जो है तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया था। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये युद्ध हुआ क्यों था? ये युद्ध हुआ था भटिंडा को लेकर के। किसको लेकर के हुआ था बेटा? भटिंडा को लेकर के। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नाटी। नाटी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, याद रखना। किस राज्य का एक लोक नृत्य? हिमाचल प्रदेश का। ठीक है। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। क्या थे? एक भारतीय तबला वादक थे। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ठीक है, पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ठीक है, याद रखना। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे, याद रखना। ठीक है, क्या थे? एक प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक थे। ठीक है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या होता है बेटा? ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या होता है? ग्रोस वैल्यू एडेड। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए मतलब ग्रोस वैल्यू एडेड होता है। ठीक है, जीवीए की फुल फॉर्म। नेक्स्ट है 13वां, निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921 तक किस में थी? 1911 से 1921 में। ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक थी? 1911 से 1921। ठीक है, याद रखना। किस में थी? 1911 से 1921 में। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। बेटा बेल आइकन भी दबा दो।
चलिए तो किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक थी? 1911 से 1921 में, ठीक है, याद रखना। और ऋणात्मक जो वृद्धि थी वो थी नागालैंड की। किसकी थी बेटा? नागालैंड की, नागालैंड की, ठीक है, याद रखना, नागालैंड की, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके। और 1921 का जो वर्ष था इसे विभाजक वर्ष बोलते हैं, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष बोलते हैं इसे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट 14वां, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, विषमपोषी कहलाते हैं, याद रखना। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है, ठीक है, गैल्वेनीकरण कहलाती है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखियो। वायसराय कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। 17वां है, पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को खालिस्तान कहा जाता है कालबैसाखी। क्या कहा जाता है? कालबैसाखी। क्या कहा जाता है? कालबैसाखी। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों क्या कहा जाता है? कालबैसाखी। कालबैसाखी क्या है? पश्चिम बंगाल में आए हुए स्थानीय तूफान है। कालबैसाखी क्या है? पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय तूफान आते हैं वे है, ठीक है, याद रखियो। नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले पर। किस स्थान पर है? पहले पर। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले पर। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की किस स्थान पर है? पहले पर है, ठीक है, याद रखियो। करीब 25 करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी की, ठीक है। समृद्धि 2022 से 23 छोड़ दो बचा, तुम 20 हो, देखो। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? रिक्तिका। क्या नहीं है? रिक्तिका। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? वह रिक्तिका। क्या नहीं है? रिक्तिका। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित की? पिट्स इंडिया एक्ट ने। किसने की थी? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784 में, ठीक है, याद रखियो। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 में। कब आया था? 1784 में, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, ठीक है। ये जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना बेटा, इस पिट्स इंडिया एक्ट से ही नाराज होकर के जो है, जो हमारे क्या नाम है उसका, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है, याद रखियो। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल कहते हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली थी, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, ठीक है, कामर की। हाँ, मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में, मल्लिका साराभाई को 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना। प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है,
चोल शासकों द्वारा बनवाया गया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। तो बेटा ये हमने सेट नंबर अपना 9 भी कवर कर लिया, क्लास नंबर 9 में। जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आपकी सभी क्लास आई हुई है 1 से लेकर 9 तक की, वे सभी आप देखिएगा, ठीक है। अधिकतम 15-15 मिनट की क्लास है, कक शिफ्ट के क्वेश्चन मैंने कवर कर रखे हैं, ठीक है। छोटी क्लास है और टू द पॉइंट चीज़ आपको बताई हुई है, तो डेली क्लास देखिएगा और इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है बेटा आप सभी का सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में, ठीक है। बेटा आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 10। आज हमारी क्लास है क्लास नंबर 10, ठीक है। इससे पहले हमारी क्लास नंबर 9 आ चुकी है और इस क्लास में हम एसएससी एमटीएस 2023 की जो शिफ्ट नंबर 10 थी, ठीक है। एसएससी एमटीएस में 2023 में जो शिफ्ट नंबर 10 थी उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे पीवाईक्यू उनको कवर करेंगे, ठीक है। और ये जो पेपर हुआ था ये 8 मई 2023 को पहली शिफ्ट में हुआ था। कब हुआ था बेटा? पहली शिफ्ट में, ठीक है, याद रखना। तो ये पहली शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था, ठीक है। और इसकी प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है एसएससी एमटीएस 57 सेट के रूप में। तो जो छात्र चैनल पर नए हैं पहली बार तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और आप पहली क्लास देख सकते हैं यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ऑनलाइन जैसे एसएससी, डीएसएसबी, आर्मी, ईटीसी, ठीक है। चलिए तो क्लास शुरू करते हैं। तो बेटे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है? तो भारत में जनसंख्या की जो गणना है सामान्यतः कितने वर्षों के बाद की जाती है बेटा? तो वह की जाती है आपकी 10 वर्षों के बाद। भारत में जनसंख्या की गणना सामान्यतः कितने वर्षों बाद की जाती है? 10 वर्षों के बाद की जावे। भारत में जनसंख्या की जो गणना है प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है, ठीक है, याद रखना। तो अगर हम जनसंख्या की बात करें, जनगणना की बात करें, ठीक है, तो जनगणना सबसे पहले 1872 में हुई थी, याद रखना 1872 में हुई थी। उस समय लॉर्ड मेयो जनसंख्या की गणना सबसे पहले कब हुई थी? 1872 में, ठीक है। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड मेयो। जबकि नियमित जो जनगणना हुई थी हमारी वो 1881 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। इस समय लॉर्ड रिपन थे। कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात करता है? आर्टिकल 60। ये जो राष्ट्रपति के आर्टिकल है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग में है, इनको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो बेटा आर्टिकल 52, ये जो मैं ऐसे एरो लगा रहा हूँ ये आर्टिकल है, आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 52 क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख करता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने देख ही लिया, आर्टिकल 60 में जो है राष्ट्रपति की जो शपथ है उसका उल्लेख है। आर्टिकल 61 में क्या है? राष्ट्रपति पर महाअभियोग की जो प्रक्रिया होती है उसका उल्लेख है।
और आर्टिकल 72 में क्या है बेटा, राष्ट्रपति की राष्ट्रीय क्षमतान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमतान की शक्ति है आर्टिकल 72 में। 79 संसद का गठन है, 79 है ये। 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 143 के द्वारा भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, उससे किसी भी राष्ट्रीय हित के मामले पर क्या ले सकता है, सलाह ले सकता है, याद रखना। ठीक है, क्या ले सकता है बेटा, सलाह ले सकता है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और बहुत सारे बनते हैं। इसके अलावा आपका जो है 3 प्रकार के आपातकाल भी है। आपातकाल भी राष्ट्रपति घोषित कर सकता है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 के द्वारा। नंबर 2 राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के द्वारा। और नंबर 3 है आर्टिकल 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है बेटा। और नंबर 4 भी है आर्टिकल 365 के द्वारा राष्ट्रपति शासन। ये 365 का प्रयोग केवल तभी हो पाएगा जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात ना मानती हो, जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात ना मानती हो। ठीक है, जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार की बात ना मानती हो तो उस स्थिति में उस राज्य का राज्यपाल केंद्रीय कैबिनेट को जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक चीज़ और समझो, जो हमारी संसद होती है यानी पार्लियामेंट होती है, इसके 3 अंग होते हैं। नंबर 1 पे आपका राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट आता है। ठीक है, आर्टिकल 52। नंबर 2 पे आपकी लोकसभा आती है। ठीक है, आर्टिकल 81। और नंबर 3 पे आपकी राज्यसभा आती है जो आर्टिकल 80 में है। ठीक है बेटा, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, रानी की वाव। रानी की वाव यानी रानी की बावड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। रानी की वाव या रानी की बावड़ी किस नदी के तट पर है, तो ये सरस्वती नदी के तट पर है। रानी की वाव किस नदी के तट पर है, सरस्वती नदी के तट पर है। ठीक है बेटा, तो ये जो सरस्वती नदी है इसको मतलब जो है इसका उल्लेख वेद पुराणों में मिलता है, याद रखना आप। ठीक है, और सरस्वती नदी को आप वर्तमान में जो है उत्तराखंड के माणा नामक गांव में ही देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं बेटा, उत्तराखंड के माणा नामक गांव में ही आप इसको देख सकते हैं अपनी आंखों से। उसके बाद ये पाताल लोक में चली जाती है। ठीक है, और जो इलाहाबाद है वो भी गंगा यमुना सरस्वती का क्या है, घाट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने वाले जल निकाय को कहा जाता है बेटा 10 डिग्री जल संधि। तो अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से, यानी जो हमारा अंडमान है इसको निकोबार द्वीप समूह से अलग करने वाली जल निकाय को क्या कहा जाता है, 10 डिग्री। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने को क्या कहा जाता है, 10 डिग्री जल संधि। अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने को क्या कहा जाता है, 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, याद रखना। अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करने के जल निकाय को क्या कहा जाता है, 10 डिग्री जल संधि। क्या कहा जाता है, 10 डिग्री जल संधि। ठीक है, याद रखना। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। सिलिका और एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, I2U2 पहल को पश्चिम एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं। I2U2, ठीक है, इसको पश्चिमी एशियाई क्वाड के नाम से जानते हैं, याद रखना। यहाँ पर 2 I2 है ना, इसका मतलब है इंडिया और इजराइल, इंडिया इजराइल, और U2 का मतलब है USA एंड UAE। ठीक है, याद रखियो। 17वां, नवरेह एक चंद्र नववर्ष है। नवरेह एक चंद्र नववर्ष है जो निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। तो नवरेह जो है आपका ये कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में। तो ये जो आपके ये जो आपके क्या बोलते हैं इनको, नृत्य है ना, या नववर्ष है, ये भी आपके आते हैं। तो नवरेह जो है एक चंद्र नववर्ष है, मतलब चंद्रमा के रूप में मनाया जाने वाले एक नववर्ष है, और ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। जैसे हमने आपको बताया था नौरोज, तो नौरोज जो नववर्ष है वो ईरानियों का है, ईरान में उसको मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट
नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला में आयोजित किया गया था 199 जिलों में। तो नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला जो है 199 जिलों में आयोजित किया गया था भारत में, ठीक है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं है? 10। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं है? 10 भाषाएं हैं भाई, सॉरी 22। जो हमारी 8वीं अनुसूची है इसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख होगा, ठीक है। और इन भाषाओं का जो उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, आप किसी भी भाषा का पेपर यूपीएससी में यूपीएससी का पेपर किसी भी भाषा में दे सकते हैं, और साथ ही साथ में रेलवे का, और इसके साथ में आप संसद में भी जो है इन 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा में जो है आप क्या ले सकते हैं, मतलब पद की शपथ ले सकते हैं, ठीक है, याद रखना। ओके। रोजर फेडरर लॉन टेनिस के एक खेल से संबंधित है। रोजर फेडरर कौन है? रोजर फेडरर जो है लॉन टेनिस का एक खिलाड़ी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या है? इंपॉर्टेंट है। रोजर फेडरर जो है लॉन टेनिस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, लॉन टेनिस खेल का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है, याद रखना। वर्ष 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। 1835 के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, और ऐसा करने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन था बेटा? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ बता देता हूँ मैं, 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था। 1854 में क्या आया था? वुड डिस्पैच आया था, डिस्पैच, ठीक है। इसे डिस्पैच, इसे एजुकेशन हिस्ट्री का जो है क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, ठीक है। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई, सवाई नहीं सवाई, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की। जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की, ठीक है, याद रखना। जयपुर में अपनी नई राजधानी की स्थापना की, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है, गुलाबी नगर, ठीक है, याद रखना। और दूसरी बात, इसको जो है यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया। यूनेस्को, UNESCO पे देख ली स्पेलिंग एक बार थोड़ी सी, ठीक है, कहाँ मर गया, यूनेस्को, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर कहाँ पर है? अरे जयपुर कहाँ पर होता है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, ठीक है, राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है आपकी, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए बेटा, एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। एक तो आज यानी आपकी 27 जून 2024 को क्या है? नंबर 1 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल है, एक तो ये याद रखियो, ठीक है। नंबर 2 MTS का नोटिफिकेशन आ चुका, आ गया आज आपका, ठीक है। और इसमें कम से कम 15,000 एक वैकेंसी आएगी, और ये बाद में आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो जो भी छात्र सीरियस है, 18 से 25 साल जिनकी उम्र है और गंभीर है, वो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। मैथ में और रीजनिंग में निगेटिव मार्किंग नहीं है। टोटल सिलेक्शन आपका इंग्लिश के और GS के ऊपर आएगा, ठीक है। इसलिए आप GS को बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके। इसलिए GS को आप बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है ना। चलिए तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी आपकी। देखो SSC का जो GS का सिलेबस है ना सेम होगा बिल्कुल, ठीक है। ये आप याद रखना, ये मत सोचना कि भाई आप मतलब जो है CGL में कुछ टफ लेवल करता है, CHSL में कुछ टफ लेवल करता है। GS का सेम सिलेबस है, बस थोड़ा सा 10-15-20% का जो फ़र्क आएगा वो आपका मैथ में आएगा और रीजनिंग में, ठीक है। तो GS को आप अच्छी तरीके से कवर कीजिए। और फेज़ 11 के मैंने टोटल 12 शिफ्ट के क्वेश्चन कराए हैं। टोटल फेज 11 के टोटल 12 शिफ्ट के हमने क्वेश्चन कराए हैं, उसकी प्ले लिस्ट है। और MTS के आपके चल रहे हैं, ठीक है। आज ये 10वीं क्लास है, और 10वीं क्लास का मतलब है आज आप जो है आपके 250 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। बहुत
इम्पोर्टेंट है ये, तो आप इनको मल्टीपल टाइम देखिए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। इनमें में से आपका पेपर में आएगा, ठीक है। चलिए तो जो छात्र नए हैं चैनल पे वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन भी दबाइए, ठीक है। राउत नाच राउत नाच भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। राउत नाच भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। राउत नाच भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य, याद रखना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में की थी। कब की थी? 1839 में की थी। कब की थी? 1839 में की थी बेटा, ठीक है, याद रखना। 15 निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेगा? वह राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है बेटा? तो राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो भाग कौन लेता है? भाग लेते हैं आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस टोटल हमारे जो स्टेट है उनकी विधानसभा प्लस दिल्ली विधानसभा प्लस पुडुचेरी विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। कौन सदस्य भाग नहीं लेता? विधान परिषद के भाग नहीं लेते, प्लस नॉमिनेट जिनको राष्ट्रपति करता है, नॉमिनेट जिनको राष्ट्रपति करता है वे भाग नहीं लेते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, याद रखियो। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? वह राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, याद रखियो। कोशिकीय अंगक के किस घटक का मुख्य कार्य द्रव्य को संविष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर श्रवण करना है? गोल्जिकाएं, ठीक है। तो ये जो गोल्जिकाएं है ना, ये आपका कोशिका यानी सेल का टॉपिक होगा और इसकी खोज गोल्जी ने की थी, ठीक है। ये अपना आप में इंपॉर्टेंट है और इस काम के लिए उसे क्या मिला था? नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। मेरे सिर पर खड़ा इंगम मरले पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक समाज कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक ये ईसाई। तो ईसाई जो लोग हैं भारत में क्या है? धार्मिक अल्पसंख्यक है, ठीक है, याद रखियो। और जो ईसाई हैं इनका एक त्यौहार होता है, नाम है ईस्टर। और ये जो ईस्टर त्यौहार मनता है, ईस्टर ये रविवार को मनाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा रविवार है, संडे जो हमारी छुट्टी पड़ती है ना, वो ईसाइयों के कारण पड़ती है, क्योंकि ईस्टर संडे वाले दिन मनाया जाता है। और 1843 से संडे यानी रविवार की छुट्टी गिरनी शुरू कर दी थी, ये आप याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? ह्वेनसांग ने पल्लव की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के। किसका आया था? हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बेटा, चलिए नरसिंहवर्मन प्रथम हो गया, ठीक है, भूलवा दिया। हाँ, जो ह्वेनसांग था ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ठीक है। और ये जो हर्षवर्धन था ये 606 AD यानी ईस्वी में शासक बना था और ये अंतिम हिंदू सम्राट था। क्या था? अंतिम हिंदू सम्राट था। और प्रथम कौन था? प्रथम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, याद रखना। हर्षवर्धन ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद किताब लिखी। 622 में इसे पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था, ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां, नाम याद रख लो इसका। प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार नाम है उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से बेटा? उस वाद्य यंत्र का नाम है सरोद। क्या नाम है? सरोद।
तो प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्न में से किस वाद्य यंत्र से है? सरोद से है। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान मौजूद पदार्थ को क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या कहते हैं बेटा? इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई की स्थापना सन 1928 में हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बीसीसीआई है उसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? 1928 में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टैटिक जैसे क्वेश्चन है, याद रखना। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। और फुल फॉर्म क्या बनेगी इसकी? क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखियो। चलिए, विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने के लिए परिपथ को तोड़ने अथवा पूरा करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? स्विच का। किसका प्रयोग किया जाता है? स्विच का। ठीक है। गेहूं की खेती किस प्रकार की मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होती है बेटा? उसका नाम है सुअपवाहित दोमट मृदा। क्या नाम है? सुअपवाहित दोमट मृदा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन। तो बेटा एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और क्लास को लाइक कर दीजिए। आपकी जो एसएससी सीजीएल की एमटीएस की भर्ती आई हुई है, ठीक है, उनकी अप टू डेट आपको क्लास मिल रही है। सबसे पहले हम एमटीएस की पीवाईक्यू कवर करेंगे, उसके बाद हम सीजीएल की एक सीरीज शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें टोटल आपके जो सेट है ना 57 शिफ्ट को हम कवर करेंगे। ठीक है, 57 शिफ्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज़ों द्वारा आधिकारिक समय आधिकारिक कारण का क्या के लिख रहा है यार यूँ। वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेज़ों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? प्रशासकीय सुविधा। ठीक है, मतलब यह है कि देखो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था ना, तो उसका आधिकारिक कारण क्या दिया था? तो उसने लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि भाई जो बंगाल है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि उस समय जो बंगाल था, आज का पूरा बांग्लादेश, आज का पूरा पश्चिम बंगाल और आजकल कुछ उड़ीसा और बिहार के हिस्से भी उसमें आते थे। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इतना बड़ा आपका मतलब जो है बंगाल था। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भाई इसका प्रशासन चलाने में बहुत सारी जो है असुविधा होती है, इसलिए हम जो है इसके दो भाग कर रहे हैं, इसके दो हिस्से कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक कारण क्या था? बंगाल में जो क्रांतिकारी लोग थे उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो जाग रही थी। तो भारत के जो क्रांतिकारी लोग थे उनके मनोबल को तोड़ने के लिए और एक दूसरे से अलग करने के लिए उनको जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। तो ये विभाजन जो है 16 अक्टूबर को जो है लागू हो गया था, 16 अक्टूबर को। ठीक है, याद रखियो। और इसके जस्ट बाद में एक आंदोलन चला था, नाम था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, तो बेटा देखो आपको मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन मैं अपने पास से भी कुछ एडिशनल जो फैक्ट होते हैं, जो एडिशनल फैक्ट होते हैं और इम्पोर्टेंट होते हैं। एक तो यह है कि भाई कुछ भी बता दिया, लेकिन मैं जो आपको चीज़ें बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, रिलीवेंट होती है। बताने को मैं आराम करता कुछ ही बता लूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ। ठीक है, तो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है आपके, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपकी क्लास नंबर 10 थी, और क्वेश्चन नंबर 25 के साथ ये क्लास मतलब जो ख़त्म होती है।
ठीक है। और अगली क्लास 11 देखने के लिए आप चैनल पर विजिट ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक दिन में आपकी 4 क्लास आती है कम से कम, ठीक है बेटा। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं थोड़ा टाइम निकाल करके आपको क्लास देता हूँ, तो आप डेली चैनल पर आकर अपनी क्लास को आप जब भी आपको मौका मिले तब देख लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए आज आपको टाइम नहीं मिलता तो अगले दिन आप जो पिछली क्लास देख लीजिए क्लास, लेकिन देख लीजिएगा ज़रूर। सारी क्लास आपकी जो है प्ले लिस्ट में अपलोडेड कर दी जाती है, ठीक है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेटा आप सभी सही होंगे, ठीक है। एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए लाइव। ओके, सभी एक बार साउंड बताइए, क्लियर है क्या? बेटा आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास कवर करने जा रहे हैं, जिसमें हम टॉप 25 जीके, जीएसके और स्टैटिक के पीवाईक्यू करेंगे, ठीक है। और ये जो सीरीज़ है आपकी, ये एमटीएस 2023 के क्वेश्चन है पीवाईक्यू, और ये इम्पोर्टेंट है 2024 एमटीएस के लिए, सीजीएल यानी अप टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कंडक्टेड बाय एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, राइट। तो बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो सेट नंबर हमारा जो 11 है, यानी 11वीं शिफ्ट है ये, 8 मई 2023 सेकंड शिफ्ट, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत 1995 में हुई थी। गुरु केलुचरण महापात्र जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी, ठीक है, याद रखियो। 1995 में हुई थी, ठीक है, याद रखियो। कब हुई थी बेटा? 1995 में हुई थी, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में दबाइए, ठीक है। तो गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार की शुरुआत 1995 में की गई थी। गुरु केलुचरण महापात्र को किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? ओडिसी के लिए, ठीक है, याद रखियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिसी के लिए जाना जाता है। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए उपयोग की जाने वाली उत्पाद विधि को मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यवर्धित विधि भी कहा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि श्रीलंका को भारत से अलग करती है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है पाक जल संधि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीलंका को भारत से जो अलग करती है वो पाक जल संधि करती है, ठीक है, याद रखना। श्रीलंका भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश है, ठीक है। तो श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? पाक जल संधि करती है, पाक स्ट्रेट। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक था गौतमी पुत्र। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था बेटा? गौतमी पुत्र था। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है, याद रखना। और सातवाहन वंश के जो शासक थे उन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, शीशे के सिक्के चलवाए थे, ठीक है, याद रखियो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म भारतीय संविधान का अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? अनुच्छेद 26। कौन सा आर्टिकल है? 26 है, इंपॉर्टेंट है। ये जो आर्टिकल 26 है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल 26 इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट अगेन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषय कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है? तो आर्टिकल 26 देता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से संबंधित कार्यों को जो है इंडिपेंडेंटली कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ओके। एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए बेटा, ठीक है। आपकी इससे पहले भी जो है 10 क्लास आ चुकी है सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए,
तो जो छात्र चैनल पे नहीं है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को देखिए प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है। फेज 11 की भी हमने क्लास को अपलोड कर रखा है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र में होता है बेटा? गोदावरी का, ठीक है। तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक की तरियाबंक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? तरियाबंक पहाड़ी से निकलती है। तो आपका गोदावरी जो है, गोदावरी आपका जो है कहाँ पर है? गोदावरी आपका जो है नासिक जो गोदावरी नदी पर है, ठीक है, याद रखियो। नासिक गोदावरी नदी पर है, याद रखना। और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी है। दक्षिण भारत की जो गंगा है वो कावेरी नदी है। देखो गोदावरी नदी क्या है? दक्षिण गंगा, साउथ गंगा, क्योंकि हरिद्वार वाली जो गंगा है इस पे भी आपका कुंभ का मेला लगता है और गोदावरी नदी पर भी कुंभ का मेला लगता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण भारत की जो गंगा है वो हम कहते हैं कावेरी नदी को, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा सेरिकल्चर, निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। निम्नलिखित में से किसे सेरिकल्चर कहा जाता है? रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन। जो रेशम के कीट होते हैं उनका जो वाणिज्यिक पालन होता है उनको कहते हैं। तो सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीटों का पालन ही सेरिकल्चर आपका। सेरिकल्चर क्या है? रेशम कीटों का जो पालन है वो आपका सेरिकल्चर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है? सैकरीन, ठीक है। कौन सा एक कृत्रिम मधुरक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर है? उसका नाम है सैकरीन। क्या है बेटा? सैकरीन। सैकरीन नाम आपने सुनी होगी। भगत सिंह और बीके दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, ठीक है। बीके दत्त का मतलब है बटुकेश्वर दत्त। यहाँ पर बीके दत्त का मतलब क्या है? बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह और बीके दत्त मतलब बटुकेश्वर दत्त ने जो है 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में क्या फेंका था बेटा? बम फेंका था। क्या फेंका था? बम फेंका था, ठीक है, याद रखना। क्या फेंका था? बम फेंका था, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आपको पता ही है 1929 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, लाहौर में, ठीक है। लाहौर रावी नदी के तट पर है, याद रखना। लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात सबसे कम है? हरियाणा का। ये मैंने आपको बताया था। तो सबसे कम जो लिंग अनुपात है, जो सबसे कम लिंग अनुपात है वो हरियाणा का है। कितना है? प्रति 1000 पे 843 है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा किसका है? प्रति 1000 पे 1085 के करीब है, 83-85 के करीब है। किसका? केरल का, केरल का, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूरे भारत का क्या है? ऑल इंडिया का क्या है? प्रति 1000 पे, प्रति 1000 पुरुष पे 943 लड़कियां, महिलाएं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। चले आगे। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी, एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11 खिलाड़ी। एक जो फुटबॉल टीम है उसमें कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं बेटा? 11 खिलाड़ी होते हैं। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11, ठीक है, याद रखियो, इंपॉर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको पता ही है फीफा जो है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा जो होता है वो आपका फुटबॉल वर्ल्ड कप है और ये सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है फुटबॉल का। फीफा जो है, फीफा ये फुटबॉल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप है फीफा, ठीक है। आपको पता है संतोष ट्रॉफी का संबंध भी इससे ही है, ठीक है। तो जितने भी ट्रॉफी व्रॉफी सी जो है ना फुटबॉल से संबंधित है वो देख लेना, हॉकी से संबंधित और क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती है आपके एग्जाम में। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है बेटा? फेफड़े। कौन सा होता है? फेफड़े। कौन सा होता है? फेफड़े। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े। फेफड़े होते हैं, फेफड़े। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े होते हैं, ठीक है, फेफड़े इंपॉर्टेंट है। फेफड़े को कौन सी बीमारी प्रभावित करती है बेटा? टीबी। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस। तो फेफड़ों को जो है टीबी प्रभावित करते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर होते हैं? 11। तो मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग निमोनिया रोग से सबसे अधिक प्रभावित होता है? फेफड़े, ठीक है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान की व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास है। भारत का जो संविधान है उसकी जो शक्ति है उसकी व्याख्या करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में है और उच्च न्यायालय का 213 में।
निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से? कालबेलिया। ठीक है, कालबेलिया जो है वहाँ का सर्प नृत्य है। कैसा नृत्य है बेटा? सर्प नृत्य है, यानी सांपों का नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कालबेलिया का संबंध किस राज्य से है, तो आपका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, चलिए कालबेलिया नेक्स्ट। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार थे? ए आर रहमान के पास। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार थे? ए आर रहमान के पास थे। किसके पास थे? ए आर रहमान के पास। 2022 तक किस भारतीय संगीतकार के पास सबसे अधिक ऑस्कर पुरस्कार थे? ए आर रहमान के पास में। ठीक है, याद रखियो। 17वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? चांदी। कौन सा बेटा? चांदी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? चांदी है। ठीक है, जो आपकी चांदी है ये विद्युत का सुचालक है। ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और चांदी के तार हम इसलिए नहीं बनाते क्योंकि चांदी महंगी होती है, इसलिए चोर इनको लूट के ले जाएगा। इसलिए ज़्यादातर जो हमारे तार होते हैं वो एल्यूमिनियम से मिलके बनते हैं, याद रखिए इस बात को भी आप। ठीक है, चलिए, अम्बुबाची मेला कहाँ आयोजित होता है? गुवाहाटी में। तो अम्बुबाची मेला जो है असम में लगता है, और ये जो मेला लगता है ना असम में फ़िलहाल लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर एक माता है जिसका नाम है माँ देवी कामाख्या। कामाख्या। ठीक है, तो माता जब अपने बाल्यकाल में होती है, जब उनको पीरियड्स होते हैं, ठीक है, तो वो रूप वहाँ पर माता का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शक्तिशाली माता है वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर ये मेला लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, याद रखियो। तो इस दौरान किसी भी लड़की को, यानी जो मासिक धर्म होता है उसका पीरियड्स होते हैं, इस दौरान किसी भी कुंवारी लड़की को जो है वहाँ पर जाने नहीं देते बिल्कुल भी। ठीक है, तो अम्बुबाची मेले का संबंध जो है असम से है, और असम में आपका माँ कामाख्या देवी का मंदिर भी होगा, याद रखियो। ठीक है, और असम के कहाँ पर है? गुवाहाटी में। तो असम की राजधानी क्या है? तो असम जो स्टेट है आपका, इसकी राजधानी बेटा दिसपुर। क्या है? दिसपुर, याद रखियो, दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन उसका जो उच्च न्यायालय वो गुवाहाटी में है, याद रखियो। ठीक है, फ्रीडम इन एक्साइल। फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एक्साइल जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एक्साइल जो है दलाई लामा की आत्मकथा है। ठीक है, याद रखियो। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया था। कब किया था? ट्रांसओक्शियाना पर हमला किया था 1219 में। ठीक है, याद रखियो। किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इनका संबंध जो झारखंड से है, याद रखियो। तो किस भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, भारत में सन 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इससे पहले सेट में बताया था मैंने, ये जो सती प्रथा 1829 में प्रतिबंधित हुई थी, बंगाल में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बंगाल यानी कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन सती प्रथा को जो है 1830 में प्रतिबंधित किया गया था मद्रास में और बम्बई में, मद्रास एंड बम्बई में। ठीक है, याद रखियो। तो सती प्रथा को ख़त्म करने में जो राजा राम मोहन राय थे, जो राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय जो थे, ठीक है, इनकी सहायता किसने की थी? विलियम बेंटिंग ने। किसने की थी? बेंटिंग ने की थी, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी करी थी, ये भी आप याद रखना। इनको राजा की जो उपाधि दी थी वो अकबर सेकेंड ने दी थी, ये भी याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक बार सभी स्टूडेंट जो क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इससे पहले हमने फेज़ 11 के जो है 12 शिफ्ट के पेपर को देखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फेज़ 11 के पेपर को भी देख ले। ओके, फेज़ 11 के पेपर को भी देख ले, और एमटीएस की आपकी इससे पहले 10 क्लास आ चुकी है, वो भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए। तो भारत में सन 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लग गया था। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य भारत के अनुसूचित जाति समुदाय को उद्यमिता में समर्थन देना। स्टैंड अप, ठीक है, याद रखियो। ओके, एक बार सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, सन 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा होने के बाद
राणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी? 1568 में जब चित्तौड़ पे अकबर का कब्जा हो गया था तो राणा उदय सिंह ने किसकी स्थापना करी थी बेटा? उदयपुर की। ठीक है, उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना करी थी, याद रखियो। तो अकबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अकबर के सारे क्वेश्चन लगभग आपको पता ही है। आई रिपीट अगेन मोटे मोटे तौर पे। नंबर 1, अकबर ने 1564 में जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया था। उसके बाद इसने 1571 में जो है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, और 1579 में इसने जो है मजहर की घोषणा करी, और 1582 में जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत करी। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, और 1606 में जो है अकबर की मृत्यु हो गई थी, और 1601 की जो विजय थी असीरगढ़ का जो किला जीता था इन्होंने, वो इसकी अंतिम विजय थी। ठीक है, इसका जो गेट था इसने सोने की चाबी से खोला था, याद रखें इस बात को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकबर के बारे में। ओके, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना तो 30 वर्ष होनी चाहिए, जैसे हमारी संसद होती है। ठीक है, तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में बेटा। राज्यसभा का सदस्य 30 वर्ष उम्र, और लोकसभा का सदस्य 25 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो इसलिए भारत के राष्ट्रपति की जो उम्र है 35 साल होती है, क्योंकि उसके अंदर जो एबिलिटी होती है वो राज्यसभा लोकसभा में बनने की होती है। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के अंदर जो योग्यता होनी चाहिए वो केवल और केवल लोकसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए? लोकसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। यदि कोई सदस्य राज्यसभा से भारत का राष्ट्रपति बनता है तो उसके अंदर योग्यता क्या होनी चाहिए? राज्यसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। और उपराष्ट्रपति के अंदर जो योग्यता होती है वो राज्यसभा में निर्वाचित होने की होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा आपका सेट नंबर 11 हमने कवर कर लिया। क्लास नंबर 11वीं है। टॉप 25 क्वेश्चन एडिशनल फैक्ट के साथ में हमने कवर करे हैं। तो यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली क्लास देखने के लिए चैनल पर विजिट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट। बेटा स्वागत आप सभी का आज की इस क्लास में। और आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम कवर करेंगे सेट नंबर 13, और ये क्लास नंबर हमारी 13 है। ठीक है, जिसमें हम PYQ करेंगे SSC MTS के। क्या करेंगे? PYQ करेंगे SSC MTS के। ठीक है, और ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए। जो छात्र चैनल पे नहीं है वो 1 से लेकर के 12 क्लास हमारी अपने इस चैनल पे आ चुकी है SSC MTS 2023 की। ठीक है, तो वो जाके देख सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके बेटा, चलिए। पहला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल नहीं है? तो वो आपका कनाडा है। ठीक है, चलिए। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बार सभी छात्र जो है क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो भी नहीं जुड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? मध्यमंडल। कौन सी है? मध्यमंडल। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत सबसे ठंडी परत है? मध्यमंडल है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं? वह हिमाचल प्रदेश। कौन सा बेटा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में माघ साजी को जो है मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा का टाइम पीरियड 5 साल का होता है। लोकसभा किस आर्टिकल में? 81 में है। राज्यसभा किस आर्टिकल में? 80 में है। ठीक है, राज्यसभा याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जो लोकसभा स्पीकर है वो लोकसभा उपाध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। 18वीं जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा यानी 2024 में जो चुनाव हुए हैं, इसमें लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? ओम बिड़ला। ये ओम बिड़ला 17वीं लोकसभा में भी यही थे, ठीक है। तो ओम बिड़ला जो है ये राजस्थान के कोटा से एमपी है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रा की एक इकाई का एक इकाई अवधि में कितनी बार हस्तांतरण होता है? मुद्रा का एक इकाई अवधि में जितनी बार हस्तांतरण होता है उसे मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुद्रा का संचलन वेग कहते हैं, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? लावणी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लावणी है ये महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? बम्बई। क्या है? बम्बई। तो महाराष्ट्र की राजधानी आपकी बम्बई है, याद रखना, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट है शास्त्री सेन 2004 से 5 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की गौरवान्वित प्राप्त करता है। वह किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? कथक के लिए। किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? कथक के लिए, ठीक है, याद रखना। किस नृत्य शैली के लिए पहचानी जाती है? कथक के लिए, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अगला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया था? लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गमन में सहायता की थी? वह भारत सरकार अधिनियम कौन सा है बेटा? भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है बेटा? वो है आपका हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर। कौन सा है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग होता है हवा की आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां न्यायालय परिवार न्यायालय विधेयक निम्नलिखित में से किन राज्यों में परिवार न्यायालय अधिनियम के कार्यक्षेत्र के विस्तार के लिए प्रावधान करना चाहता है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्यारहवां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी जो इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी के नाम से जानी जाती है? उसका नाम है मुतामिंद खान। क्या नाम है? मुतामिंद खान, ठीक है। तो मुतामिंद खान ने इसको लिखा था। किसने लिखा था बेटा? मुतामिंद खान ने। 12वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आगरा में शीश महल का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने। तो आगरा में जो शीश महल का निर्माण है वो किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और जो बेटा आगरा है ना, ये 1504 में किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने, ठीक है, याद रखना। सिकंदर लोदी ने इसको बसाया था 1504 में, और साथ में अपनी राजधानी भी बनवाया था, ठीक है। सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का शासक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है शाहजहां ने क्या करवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, ताजमहल बनवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली का लाल किला भी शाहजहां ने ही बनवा रखा, ठीक है। लाल किला जो है दिल्ली का, ये शाहजहां ने ही बनवाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने मेल्ट वाटर चैंपियन शतरंज टूर, मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर 2022 जीता? मैग्नस कार्लसन। ये मैंने आपको बताया था, ये नॉर्वे का है। कहाँ का है? ये नॉर्वे का है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, ओस्लो राजधानी है। और इसको किसने हराया? आर प्रगनंदन ने, आर प्रगनंदन ने, ठीक है, जो भारतीय है। तो मैग्नस कार्लसन जो है चेस का यानी शतरंज का वर्ल्ड का फेमस ग्रैंड मास्टर है, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि जो कार्लस मैग्नसन है इसका संबंध कार्लस मैग्नस या मैग्नस मैरेगस कार्लसन, क्या नाम है यार, मैरेगस कार्लसन जो है इसका संबंध किस खेल से है? तो आपका आंसर क्या होगा? चेस। क्या होगा बेटा? चेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है
लवलीना बोर्गोहेन, लवलीना बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से। लवलीना जो है वो मुक्केबाजी से संबंधित है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी? उत्तर प्रदेश की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, ठीक है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो 24 जनवरी को जो है क्या मनाते हैं हम? उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? यूपी की है, करीब 25 करोड़ के आसपास होगी, ठीक है। 25 करोड़ के आसपास होगी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 16वां। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या है? यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करती है, ठीक है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम के साथ नहीं करता। किसके साथ नहीं करता? सिक्किम के साथ नहीं करता। तो म्यांमार जो है वो अपनी सीमा साझा जो है सिक्किम के साथ नहीं करता, ठीक है। याद रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है 18वां। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में दादोबा पांडुरंग, अरे रामचंद्र पांडुरंग है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और उनके भाई दादोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना भाई मेरे हिसाब से तो 1873 होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। ये गलत लग रहा है मुझे, ये 1873 हो सकता है, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है 1873 में जो है आत्माराम पांडुरंग ने की थी, याद रखियो, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत अब तक 472 मिलियन से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इस सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य बेटा? उत्तर प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो जनधन के खाते हैं वो उत्तर प्रदेश में खुले हैं। कहाँ पर खुले हैं बेटा? उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। ओके, 20वां। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केंद्रों में से एक सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में स्थित है, याद रखना। सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में, ठीक है। याद रखना। आसवन का उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा जिनके घटकों के क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है, ठीक है। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन। स्वर्गीय जगजीत सिंह। स्वर्गीय जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार थे। कौन था? जगजीत सिंह एक लोकप्रिय संगीतकार थे और गज़ल गायक थे। तो जगजीत सिंह जो था ये क्या था? ये गज़ल गायक भी था और लोकप्रिय संगीतकार भी था, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जगजीत सिंह का जो संबंध गज़ल से था। 23वां। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में बेटा? उत्तराखंड में। किस राज्य में है? उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के किस राज्य में? उत्तराखंड में है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1973 में बना था और पहले इसका जो नाम था वो हेली नामक राष्ट्रीय पार्क था। हेली राष्ट्रीय पार्क था, ठीक है। 24वां है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? 44। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को निर्धारित करता है? इसका नाम है अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 44, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा है। कहाँ में? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था आर्टिकल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 36 से 51 तक के बीच में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, ठीक है। ओके, तो एक बार सभी छात्र क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
सब्सक्राइब जरूर करें, सभी के सभी। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। एक बार सभी सब्सक्राइब जरूर करें। और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद में, ठीक है, हमने फेज 11 के टोटल शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर की क्लास अपलोड कर रखी है। और एमटीएस की भी हमारी जो है सीरीज चल रही है, डेली क्लास आती है आपकी। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के अपनी इच्छा अनुसार कक्षा 1 से लेकर के अब तक की सारी क्लासों को देखिएगा, ठीक है, जब भी आपको मौका मिले। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये PYQ है, SSC सारे क्वेश्चन आपके यहीं से पूछती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। तो डेली आपकी क्लास आती है। आज हमने क्लास नंबर कौन सी कवर करी बेटा? 13। अभी हमारी क्लास कौन सी है? 13, ठीक है। अभी हमारी क्लास नंबर 13 है। तो 1 से लेकर के 13 क्लास तक हमारी क्लास आ चुकी है बेटा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इन चीज़ों का आप देखना। ओके, बाय। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है सुपर 50 क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नंबर 12 देखेंगे। इससे पहले हमारी 1 से लेकर 11 क्लास आ चुकी है। और ये जो हमारी सीरीज है ये एसएससी एमटीएस 2023 PYQ की चली हुई है। मतलब ये है कि 2023 में जो एसएससी एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में भी एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। तो एक बार जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर दबाइए। जो छात्र चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और जो नए स्टूडेंट है वो प्ले लिस्ट में जा कर के 1 से लेकर के 11 क्लास तक ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए तो शुरू करता जी क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने 25 अक्टूबर 2022 तक पुरुष टेनिस एकल में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते? तो राफेल नडाल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक करंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि जो राफेल नडाल है इसका संबंध किससे है? टेनिस खेल से है। और ये 4 तरह की मतलब जो आपकी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है, जैसे यूएस ओपन हो गया, फ्रेंच ओपन हो गया, विम्बलडन ओपन हो गया, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा देखना जरूर, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, पुरुष एकल महिला एकल के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो एसएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का जो पोर्शन है आपका ये टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नृत्य को एक आर्य के नाम से भी जाना जाता है? एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा आपका नृत्य है जिसे एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है? जिसमें एक नर्तक एक ही नृत्य प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता है, उसका नाम है बेटा भरतनाट्यम। उस नृत्य का नाम क्या है? भरतनाट्यम है। दैट नृत्यवाज भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम को जो है एक हार्य के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को किस नाम से जानते हैं हम? एक हार्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने करी थी। किसने की थी बेटा? न्यूजीलैंड ने करी थी। तो एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2 साल पुराना है, इंपॉर्टेंट है। एसएससी 2 साल पुराने करंट अफेयर पूछ लेती है, ठीक है, याद रखना। और ये वैसे ये क्वेश्चन आपका जो है ये स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और आपको मैं बता दूं कल हम जो है क्रिकेट के बारे में ही कवर करेंगे। कल हम जो ऑफलाइन क्लास में आपको नोट्स कराएंगे वो क्रिकेट के ही कराएंगे स्टैटिक जीएस में। जितने टोटल क्वेश्चन आपके क्रिकेट से रिलेटेड PYQ पूछा जा चुके हैं वे सारे कवर कराएंगे बेटा, ठीक है। क्योंकि अब तक हमने जो है एक तो रिकॉर्ड देखा है, रिकॉर्ड जो फर्स्ट रिकॉर्ड बने हैं स्पोर्ट्स में, ठीक है। दूसरी हमारी जो क्लास थी उसमें हमने टोटल क्वेश्चन जो ओलंपिक के कवर करे हैं, ठीक है बेटा। और आज यानी 28 जून को हमने जो क्वेश्चन कवर करे 28 जून को वे क्वेश्चन कवर करे हमने बेटा किसके? एशियाई खेलों के, ठीक है।
तो मैं आपको साथ ही साथ में जो है टॉपिक वाइज भी स्टैटिक जीएस कवर करा रहा हूँ। अगर टोटल क्वेश्चन आपके 25 मान लो जीएस के आते हैं तो जीएस के कम से कम आधे क्वेश्चन आपके स्टैटिक प्लस करंट अफेयर के ही आते हैं, आधे से ज़्यादा, यानी 70% मान के चलो आप, ठीक है। ओके बेटा, चलिए। तो एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, और बेटा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करें। आप लोग सपोर्ट नहीं करते बिल्कुल भी, ठीक है। ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके आप बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है ना। चलिए, ओके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने करी। तो ये जो न्यूजीलैंड है, इसका राष्ट्र पक्षी क्या, कीवी। क्या है बेटा, कीवी राष्ट्र पक्षी है। राजधानी क्या है इसकी, वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है, याद रखना। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन। राजधानी क्या है, वेलिंगटन। तो न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो वेलिंगटन है। क्या है बेटा, वेलिंगटन, ठीक है। याद रखिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर था। फतेहपुर सीकरी। ये जो फतेहपुर सीकरी है ये आगरा से आगे है, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी जो है अकबर ने बसाया था। किसने बसाया था, अकबर ने, याद रखना। और इस फतेहपुर सीकरी में ही जो है बुलंद दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा, याद रखना। ये जब अकबर गुजरात विजय अभियान करके लौट रहा था तो उसकी खुशी में राजस्थान के जो राजपूत रजवाड़े थे उन पर निगरानी रखने के लिए अकबर ने इसको बनवाया था, ठीक है, याद रखना। ओके, चलिए। पांचवा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में सबसे महान भारतीय गायकों में एक भीमसेन जोशी का संबंध किससे, कर्नाटक से है, ठीक है। तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है, हिंदुस्तानी जो शास्त्रीय गायक है उसमें भीमसेन जोशी है। जो भीमसेन जोशी है इसका संबंध किससे, कर्नाटक राज्य से है, ठीक है, याद रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है छठा। देखो, कर्नाटक जो राज्य है ये चंदन के उत्पादन में पहले स्थान पर है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा आपकी कर्नाटक में होती है, ठीक है, याद रखियो। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की थी, 1932 में की थी बेटा। कब की थी, 1932 में की थी। कब की थी, 1932 में की थी, ठीक है, याद रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए एक बार सभी जो है सब्सक्राइब करिए। एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबाइए। वेरी गुड, शाबाश, करिए। निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है। मार्केशिया, कौन सा नहीं है बेटा, मार्केशिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, मार्केशिया, ठीक है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए। रोहिणी खालिस्तान खेतों में बीज बोने वाला एक त्योहार है। रोहिणी खालिस्तान खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है। यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, याद रखियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है मार्केशिया, और रोहिणी खेतों में बीज बोने वाला एक त्यौहार है, यह झारखंड में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है लोकसभा का
5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कालियार पार्क खालिस्तान में स्थित है, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। तो ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क जो है आपका गुजरात में है, याद रखना। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? कौन सी पुस्तक राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई? तो उस किताब का नाम है अमुक्त माल्यद। कौन सी किताब है वह? अमुक्त माल्यद, ठीक है, याद रखना। तो अमुक्त माल्यद जो है ये राजा हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखी गई। अमुक्त माल्यद के लेखक जो है ना कृष्ण देव राय है, कि याद रखना। कौन है? कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमुक्त माल्यद के लेखक जो है कृष्ण देव राय है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? व्यास नदी का। किस नदी का है? व्यास नदी का, ठीक है। तो व्यास नदी का नाम क्या है? विपाशा है, याद रखना। निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? व्यास नदी का, ठीक है। चलिए, भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022 में। भारत में 5G दूरसंचार तकनीक किस वर्ष शुरू की गई थी? 2022 में, ठीक है। ये याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? लक्षद्वीप की। किसकी थी? लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम थी, ठीक है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? लक्षद्वीप की, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी थी बेटा? लक्षद्वीप की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम थी? लक्षद्वीप की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये जो लक्षद्वीप है ना, इसकी राजधानी क्या? कवारती है, कवारती, ठीक है। और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मलयालम। कौन सी है? मलयालम, ठीक है। और लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है आपका? अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में, ठीक है, याद रखना। तो लक्षद्वीप आपका जो अरब सागर में है, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो जो लक्षद्वीप है ना, ये केरल के बाद में दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब साक्षरता दर वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश पहले, केंद्र शासित प्रदेश के मामले में पहले स्थान पर आता है, और अदरवाइज जो है ये दूसरे स्थान पर आता है। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण, किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बिरजू महाराज को। किसे गया बेटा? किसे किया गया? बिरजू महाराज को, ठीक है, याद रखना। तो बिरजू महाराज जो था उसे सम्मानित किया गया था, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक को 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बिरजू महाराज को। किसे किया गया? बिरजू महाराज को, ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। किसे किया गया? बिरजू महाराज को। तो बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक नृत्य से है, ठीक है, याद रखना। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है? केरल। और केरल के बाद कौन है? लक्षद्वीप, ठीक है, याद रखना। केरल है, केरल के बाद लक्षद्वीप है, ठीक है, करीब 96% के आसपास है, याद रखना। दिल्ली कितनी है? 88.1%। पूरे भारत की कितनी है? 74.04%, ठीक है, याद रखना। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पे आकर गिरेगा। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह पे आके गिरेगा, ठीक है। तो अवध के बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में, ठीक है, याद रखना। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने खालिस्तान की रियासत के बारे में कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ठीक है, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा, ठीक है, अवध के बारे में कहा था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे बेटा? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से खिलजी वंश के संस्थापक में से, अरे खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, इसकी हत्या इसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गल्प गुच्छ। ठीक है, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके द्वारा लिखी गई गल्प गुच्छ क्या है? तो लघु कथाओं का एक संग्रह है। क्या है? लघु कथाओं का एक संग्रह है। ठीक है, याद रखना, लघु कथाओं का एक संग्रह है, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक बार सभी छात्र जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेटा एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे पहले हमने जो है 12 शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर करे फेज 11 के। ठीक है, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जो भी छात्र नहीं हैं वे सभी जाके उस क्लास को देख सकते हैं, जो अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो गल्पगुच्छ जो है लघु कथाओं का एक संग्रह है। ठीक है, 20 क्वेश्चन है। यूरेनियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है। क्या है? आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला आवर्त सारणी का सबसे भारी तत्व है, जिसका परमाणु भार 238 है। जिसका परमाणु भार क्या है? 238 है। क्या है? 238 है। ठीक है, याद रखना। जिसका परमाणु भार 238 है। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान है? कौन सा है? गगनयान है। ठीक है, याद रखना। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। कब की गई थी? 1966 में की गई थी। ठीक है। अर्थशास्त्र का कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल कर बाहर कर देती है? वह है ग्रेसम का नियम। कौन सा है? ग्रेसम का नियम। ठीक है, तो ग्रेसम का नियम जो है ये कहता है कि जो बुरी मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा प्रचलन को, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से निकाल कर बाहर कर देती है। ये ग्रेसम का नियम है। जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को बाहर निकाल देती है। किसका नियम है? ग्रेसम का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता क्या है? ये आयरलैंड से ली गई है। आज ये बताया था मैंने क्वेश्चन कि हमारे देश में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये कहाँ से लिए गए बेटा? आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से। ठीक है। द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल हैज गिवन इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू द प्रपोजल टू सेट अप बल्क ड्रग पार्क इन द 3 स्टेट हिमाचल प्रदेश, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश अंडर द सीम ऑफ प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क। ठीक है, छोड़ दो इसको। तो बेटा हमने अभी मतलब जो है एसएससी एमटीएस के ये क्वेश्चन करे हैं। 2023 पीवाईक्यू है, ये 2023 पीवाईक्यू है। ठीक है, तो इनको बड़े ध्यान से आप देखना और इनको अच्छी तरीके से याद करना। ठीक है ना, और आपकी डेली क्लास आती है तो चैनल पर जब भी आपको मौका मिले तभी जाकर के आप प्ले लिस्ट में अपनी क्लास देख सकते हैं। बस ये याद रखा करो कि आपने कौन सी क्लास देख ली। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।